वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड क्लासेस। केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में ये इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ये क्या होती है? किसी भी इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन होगी। किसी इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर इंस्टेंट ऑफ हम लोग पढ़े थे रेट जो होगी, रेट इंस्टेंटेनियस जो होगी वो लिमिट टेंस टू जीरो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये प्लस साइन किसके लिए होगा? रिएक्टेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा? रिएक्टेंट के लिए होगा। और निगेटिव साइन किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। और पॉजिटिव साइन किसके लिए होगा? प्रोडक्ट के लिए। ठीक, जितना हम लोग देख चुके थे। ठीक, अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैकोमेट्री। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैकोमेट्री में अगर आपके पास एक कोई जनरलाइज रिएक्शन है, जैसे मान ले N1A प्लस N2B, ये आपको दे रहा है N2C प्लस N2D। ये एक जनरलाइज रिएक्शन है। किसके टर्म्स में? स्टैकोमेट्री के टर्म्स में एक रिएक्शन आपके पास है। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखेंगे? इस पूरे इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे, ध्यान से, -1 अपॉन N1 कंसंट्रेशन ऑफ डेल A बाय डेल T इक्वल टू -1 अपॉन N2 कंसंट्रेशन ऑफ डेल B बाय डेल T इक्वल टू N3 डेल C बाय डेल T इक्वल टू 1 बाय N4 डेल D बाय डेल T। कभी भी आपको पेपर में कोई जनरलाइज इक्वेशन लिखा हो स्टैकोमेट्री के टर्म में, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे? -1/1। जो भी यहाँ पे स्टैकोमेट्री होगी उसकी रेसिप्रोकल लेनी है। क्या लेनी है? रेसिप्रोकल लेनी है 1/N1। इसकी रेट ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ change in concentration of A with respect to time, change in concentration of B with respect to time, change in concentration of C respect to time। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ये प्रोडक्ट है। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? साइन हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव में ले रहे हैं। अगर साइन में कंफ्यूजन आ रहा है तो आगे चल के हम इसको और एक बार डील कर लेते हैं। ठीक, बस अभी इतना देखना है। किसी भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टैकोमेट्री हो, अगर उस रिएक्शन में स्टैकोमेट्री लिखी हुई है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ये लिखते हैं। ठीक, अगर यही तो हम लोग बात कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन तो ये हो गया। अब हम पर्टिकुलरली रिएक्शन लिखेंगे। अब जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं क्या? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। अब हमको अब बात कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए के बारे में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 1 - N1 कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन LT। कोई दिक्कत? यहीं पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी पूछ दे, यहाँ पे -1/N2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी पूछ दे, सी के लिए क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी, N3 डेल C बाय डेल T। ठीक, हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन क्या थी? N1A प्लस N2B, ये क्या थी? N3C प्लस N4D। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देख चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, B, C, D के बारे में लिख सकते हैं। अब एक नया टर्म यहां से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। की रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या लिखेंगे?
इसमें रेट डिसअपियर में स्टोइकोमेट्री का कोई लेना नहीं देना नहीं है। तो यहाँ पे माइनस कंसंट्रेशन ऑफ डेल ए बाय डेल टी, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेटों में भी लिख सकते हैं माइनस डी ए बाय डी टी। स्मॉल चेंज के लिए डी जब भी आएगी तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल चेंज के लिए हो जाएगी, स्मॉल चेंज के लिए हो जाएगी। ठीक, अब आगे देख रहे हैं। उसी तरीके से यहां बात कर ले रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस डीबी बाई डी टी स्मॉल चेंज के लिए। अगर लार्ज चेंज हो तो डेल बी बाय माइनस डेल बी बाय डेल टी। ठीक, उसी तरह से रेट ऑफ सी क्या है, प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसके लिए क्या फॉर्म होगा, अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव साइन आ जाएगी। तो डेल सी बाय डेल टी, ये स्मॉल चेंज में भी हो सकती है, डेल सी बाय डी टी। ठीक, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल डी बाय डेल टी पॉजिटिव साइन में, इसको हम लोग स्मॉल के लिए भी लिख सकते हैं डी टी। ठीक, यहां से हम लोग पढ़े। इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो किसी भी स्टोइकोमेट्री के लिए तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे लिखना है, ऐसे लिखना। और ध्यान रहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस कभी भी वो हमेशा नेगेटिव साइन में आएगी। अब जैसे कि तुमको बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करते, जैसे कि बोलते 5 है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस 5, मान के चलो अभी कौन यूनिट रेट कुछ नहीं देते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर 5 है वो 5 तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, इसकी वैल्यू -5 नहीं होगी, ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, जो कि किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कोई भी एक जनरलाइज रिएक्शन है जिसके अंदर स्टोइकोमेट्री है, उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं अगर कोई भी जनरलाइज इक्वेशन है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आएगी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री की रेसिप्रोकल आएगी 1/n1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टी, और उसको इक्वल टू करते जाएंगे। वहीं पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करेंगे तो रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या होगी, सारी साइन नेगेटिव में आएगी, अपीयरेंस के लिए साइन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, और डिसअपियरेंस की वैल्यू अगर मेंशन है तो उसमें माइनस नहीं लगाना, वो माइनस खुद पे खुद चला जाएगा। इसकी वैल्यू रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू 5 है तो ये इसकी टोटल की वैल्यू 5 है, माइनस नहीं लगाना। ठीक, तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देख चुके हैं। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाल के लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है उससे पहले हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, रेट लॉ। क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट लॉ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेट लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन के बाद इसका रीजन देख लेंगे हम। रेट लॉ क्या करता है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है आपके पास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant of their active mass in the, क्या लिखा है, it is directly proportional to the concentration of reactant of their active mass with some पावर। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे ए से बी ले लो। ठीक, ए से बी ले लिए
एक जनरलाइज और ले लो, a प्लस बी ले लो, c प्लस से d ले लो, ठीक। अब रेट लॉ क्या कहना चाहता है? रेट लॉ ये कहना चाहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट जो होगी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है रेट लॉ में, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का लेना देना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए भी है और बी है, ऑफ देयर एक्टिव मास विथ सम पावर। आपके पास कोई ना कोई पावर होगी, मान के चल लेते हैं अभी कोई पावर है, जैसे कि हमारे पास मान लो कि कोई कुछ एज्यूम कर रहे हैं n1 है, ये n2 है, ये हमारे पास जो आती है ये रेट होती है, रेट लॉ होती है। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि r इक्वल टू k a की पावर n1 और b की पावर n2, ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाती है। रेट लॉ क्या पढ़े? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। a प्लस b क्या यहाँ था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था। देयर एक्टिव मास, एक्टिव मास पे देखेंगे ये क्या चीज है? विथ सम पावर, मतलब आप जो कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसकी पावर होनी चाहिए कुछ भी, तो ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक। अब आगे देखो, ठीक, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन देख चुके हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव मास के बारे में डिफाइन करते हैं। एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास, एक्टिव मास दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक्टिव मास क्या पढ़ते हैं? दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन फेज, एक पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन फेज में, एक पढ़ते हैं हम लोग इसमें गैसियस फेज में। किसमें पढ़ते हैं? गैसियस फेज में पढ़ते हैं, ठीक। सॉल्यूशन फेज और गैसियस फेज में। सॉल्यूशन फेज में जो एक्टिव मास होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या देगी? मोलरिटी देगी। क्या देगी? मोलरिटी देगी। मोलरिटी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, ठीक। और गैसियस फेज जो होगी और सॉल्यूशन फेज हमेशा क्या होगी? एक्वस में होगी। जब भी पेपर में आगे देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से, गैसियस फेज में क्या होगी आपके पास? मोलरिटी, मोलरिटी प्लस आपके पास पार्शियल प्रेशर। क्या होगी? पार्शियल प्रेशर होगी। क्या होगी? पार्शियल प्रेशर होगी। और गैसियस फेज गैस भी नॉट होगा, ठीक। एक्टिव मास के बारे में पढ़ लिया। अब देखो एक्टिव मास कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर मान चलो आपके पास कोई रिएक्शन है, जनरलाइज रिएक्शन है, जैसे हम मान लिए n1a है प्लस n2b है, ये हमारी गई n3c प्लस n4d में, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट इक्वल टू क्या होगा? सम कांस्टेंट k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a। अब यहाँ पे ये अगर एक्वस में रहा, अगर ये गैसियस है, गैसियस है, गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? मोलरिटी प्लस पार्शियल प्रेशर। अगर गैस में होगा तो पार्शियल प्रेशर, अगर मोलरिटी में हो गई तो फिर कंसंट्रेशन के टर्म में। अगर यहाँ गैस नहीं लेके कुछ एक, ठीक, अगर मान लो गैस ही है, गैस ही है, अगर पेपर में कंसंट्रेशन था तो कंसंट्रेशन के टर्म में ले जाएंगे। R बराबर K A, इसकी स्टैचोमेट्री है तो यहीं पे कुछ पावर n1, ठीक, और B की पावर n2। ये हमारी क्या होगी? रेट लॉ एक्सप्रेशन होगी, ठीक। तो एक्टिव मास पर, एक्टिव मास के लिए दो तरीके से पढ़े, सॉल्यूशन फेज और गैसियस फेज। सॉल्यूशन फेज के लिए मोलरिटी यूज किया और कंसंट्रेशन यूज हो गई, और गैसियस फेज के लिए मोलरिटी प्लस पार्शियल प्रेशर दोनों हो गए, ठीक। अब हम लोग रेट लॉ को आगे बढ़ाते हैं। रेट लॉ, रेट लॉ जैसे कि हम लोग लिख चुके हैं, जैसे कि एक जनरलाइज इक्वेशन लेते हैं n1 प्लस n2b, ये क्या थी हमारी? n3c प्लस n4d। इसके लिए रेट लॉ क्या लिखे थे? R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A सम पावर n1 और B की पावर हम लोग पढ़े थे n2। अब यहाँ से ये होगी हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन। यहीं से एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम लोग, वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होती है? और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ के बाद क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? आपके पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है उस दोनों का सम होता है। इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर द सम ऑफ द पावर ऑफ द
concentration of reactant to some power, to some the sum of the power of the concentration of the reactant in the rate law expression, in the rate law expression। ठीक, अब ये कहना क्या चाहता है, अगर आपके पास कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन है, जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन है R बराबर के, ये आपके पास क्या होगी, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होगी उसकी सम क्या होगी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर क्या है, N1 और N2, तो इस सम के सम क्या बोला, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे N1 प्लस N2 क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास हो गई ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन हो गई। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन, तो यहाँ R बराबर के N1 प्लस N2 क्या होगी हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक,